अच्छा देखो जरा, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21, द आइडेंटिफाई द रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस और हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन। तो अगर आप देखोगे तो तीनों में जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो सेम जगह पे आ रहा है, बस जो सर आप म्यूट पे हो। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर, सभी लोग हैं ना अभी लाइन पे? एक्चुअली में यार एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फोन आ गया था। अभी सब लोग लाइन पे हैं ना? सब लोग सुन पा रहे हैं आवाज? यस सर। ठीक है, हाँ सर। ओके परफेक्ट। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, इसमें देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो सब में ऊपर ही बन रहा है, ठीक है। अब अगर आप पॉजिटिव चार्ज ऊपर बन रहा है तो ये बताओ, ये किसी का ये क्वेश्चन सही हुआ क्या? यस सर, मेरा सही हुआ। यस सर। कैसे करा था बेटा आपने? सर क्लास में हमें करवाया था एनजीपी में। तो इसमें एनजीपी तुमने कैसे लगाया था, मतलब? सर हमें कहा था पाई बॉन्ड की वजह से होगा, वो उसको तो पाई बॉन्ड तो तीनों में है, स्टेबलाइज करता है। पाई बॉन्ड एंड तो तीनों में है। एंड पाई बॉन्ड पे अगर मिथाइल ग्रुप जो उस पे लगा है वो उसका एनजीपी को एनहांस कर रहा है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच ना। तो बेसिकली देखो सुनो, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, अपन एनजीपी तो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब अपन पढ़ेंगे तो वो अपन देखेंगे भी। बट अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर सही करना था तो आप तो क्या है, पहले वाले में एक भी मिथाइल नहीं है, दूसरे वाले में एक मिथाइल है, तीसरे वाले में दो मिथाइल है। तो अगर आप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट भी देख लो तो उससे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बिकॉज एवरीथिंग इज सेम। देयर इज ओनली वन डिफरेंस, एक में जीरो मिथाइल है, एक में वन मिथाइल है, एक में दो मिथाइल है। और मिथाइल ज्यादा है मतलब प्लस आई ज्यादा होगा, तो उससे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप ए ऑप्शन तो वैसे भी टिक कर सकते थे ना इसका। बोलो। हाँ सर, मैंने यही हाँ सर। रीजन की वजह से किया सर। हाँ वैसे कर सकते थे, बाकी अभी अपन एनजीपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो अपन आगे देखेंगे अभी, मतलब ये चीज अपन ने पढ़ी नहीं थी, ठीक है। बट आप मतलब अगर आप जो अभी अपन ने पढ़ा था उस हिसाब से भी करते तो ये क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए था। सेकंड, आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। देखो क्या होता है, मैंने आपको एक एन इन्वर्जन बताया था। नाइट्रोजन में अगर तीन बल्कि ग्रुप लगे हों तो उनका फ्लिपिंग होता रहता है ऊपर नीचे। तो जब उनका फ्लिपिंग होगा तो ऊपर और नीचे, है ना, 50-50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। और रिजिड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें एक ही तरफ रहेगी। तो हमेशा जो साइक्लिक, ये चाहो तो आप कॉपी में डाल सकते हो, जो रिजिड साइक्लिक रिजिड अमाइंस होते हैं उनमें, अब देखो ये तीनों जो जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें तीनों नाइट्रोजन बंधे हुए हैं, तो वो फ्लिप कर नहीं पाएगा क्योंकि ये प्लेनर नहीं हो पाएगा। यस और नो? आपको याद है वो जो मैंने सिखाया था कि मतलब ऊपर नीचे होता है, उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है वो प्लेनर हुई थी। तो पहले वाले में वो हो नहीं पाएगा, तो पहला वाला बेस्ट हो जाएगा। अब दूसरे और तीसरे में अगर आप देखोगे तो क्राउडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थ्री में देखो क्राउडिंग बढ़ रही है, ठीक है। और क्राउडिंग बढ़ने से न्यूक्लियो बेसिसिटी तो बढ़ती है, क्राउडिंग बढ़ने से बेसिसिटी बढ़ती है, बिकॉज बेस को तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने हैं, करेक्ट। लेकिन न्यूक्लियोफाइल को जाना होता है कार्बन पे अटैक करने के लिए। तो अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी जाए सेकंड और थर्ड में तो डेफिनेटली सेकंड की ज्यादा होगी, और अगर बेसिसिटी पूछी जाती तो थर्ड की ज्यादा होती। वैसे अभी अपन ये सेक्शन भी अभी एक्चुअली में इसको जीओसी में लेते हैं, ठीक है। बट आई डोंट नो, आप लोग जीओसी के मैंने नोट्स देख भेजे जो हैं, उसमें अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ रहे होते तो आपको ये एग्जाम्पल आपको मिल जाता उसमें, अगर आपने सर ये देखा मुझे होता। समझा नहीं सर, वो देखो फर्स्ट वाला का क्या था, अमाइन इन्वर्जन वाला फर्स्ट पार्ट नहीं फर्स्ट समझा। वाले में फर्स्ट वाले में बेटा साइक्लिक रिजिड स्ट्रक्चर है,
तीनों Yes, sir. वैलेंसी फ्री नहीं है, जब तीनों वैलेंसी फ्री नहीं है तो उसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन नहीं होगा। Yes, sir. तो उसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक ही जगह पे 100% होगा, Yes, sir. हाँ समझा सर. है ना। और सेकंड थर्ड में ऊपर नीचे 50-50% हो जाएगा, बिकॉज एक सेकंड में 10⁻16 टाइम फिलिप होता है, ठीक है। और Yes, sir. समझा. सेकंड और थर्ड में जो थर्ड है वो क्राउडेड ज्यादा है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। या एक काम करना आप लोग, मैं आपको बेटर सजेस्ट करूं, जो मैंने जीओसी के नोट्स भेजे हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी एक सेक्शन है, ठीक है, वो आप एक बार रीड कर लेना, देन अपन नेक्स्ट सेशन में शुरू के 15 मिनट में, ठीक है, एक बार आप रीड कर लेना, देन 15-20 मिनट में मैं आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बता दूंगा। तो ऐसे करके अपन का रिवीजन भी हो जाएगा और आप पढ़ भी लोगे। क्लियर है? बस इसका आंसर ए जो है वो ठीक है। नेक्स्ट 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर E2 रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। ये बेटा मैं आपको बताया था कि अल्कोहलिक KOH होगा तो एक Cl निकलेगा और बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। एंड जिसका एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगा, जिसका एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगा वो आपका ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर है? तो अब देखो जरा, जो फर्स्ट में एल्कीन बनाओगे आप, जो सबसे सुंदर एल्कीन बनाओगे, उससे आप एक बीटा एच निकालो। तो वो बीटा एच अगर आप निकाल दोगे Cl के बगल वाले कार्बन से, जो CH2 है, एक CH2 है, एक CH3 है और एक PH है, ठीक है, जस्ट बगल में। तो PH से पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, CH3 से निकालोगे तो एल्कीन उतना स्टेबल नहीं बनेगा, अल्फा एच दो ही होंगे। और इससे बगल वाले CH2 CH3 CH2 से निकालोगे तो उसमें रेजोनेंस भी होगा, 6 अल्फा एच भी होंगे। और ये देख पा रहे हो आप जो मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. इसमें बेटा बीटा हाइड्रोजन देखो कहाँ कहाँ है, पीएच पे तो नहीं है, CH3 पे 3 है और CH2 CH3 पे 2 है। तो गरीब को गरीब बनाओ, तो दो वाले से निकाल दो, तो जो एल्कीन आप बनाओगे उसमें 6 अल्फा एच और एक पीएच का रेजोनेंस है ना। क्लियर है? बोलो Yes, sir. बेटा, ये दिखा सबको? और इस वाले में, सेकंड वाले में, एक तरफ CH2 है एक तरफ CH3 है, तो CH2 वाले तरफ से निकालोगे तो वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वो रेजो स्टेबलाइज है और 3 अल्फा एच है मिथाइल के। और अगले वाले में वो कुछ नहीं है। तो सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट होगा? फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। तो इसका भी ए ऑप्शन आ जाएगा। बेटा ये अगर समझ आ गया हो तो बताओ। Yes, sir. समझा. समझ गए ना सब लोग? Awesome. हाँ सर. हम्म, चलो वेरी गुड। अब देखो 24th, आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी। यार ये तो कितना बड़ा टाइम पास था, है ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन। यार ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन शायद, है ना। इसमें तो बेटा लीविंग ग्रुप अच्छा किसमें है? आयोडीन में। बेटा ये तो हो गया होगा ना सबका? Yes, sir. हाँ. ये Awesome. सबका Yes, सही sir. होगा, है ना। ये तो सबका सही होना चाहिए। आयोडीन, फिर Br, फिर फ्लोरीन। तो आयोडीन वाला थर्ड है और ब्रोमीन वाला सेकंड है। फर्स्ट ए ऑप्शन इसका भी आ जाएगा। अब देखो जरा अगला, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अब बेटा NaI है, वो भी एक इक्विवेलेंट है, तो बताओ कहाँ पे अटैक करेगा? तुम खुद सोचो कहाँ पे अटैक करेगा, लीस्ट क्राउडेड पे या मोर क्राउडेड पे? I- है, I- काफी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, Least ठीक है। crowded पे. तो लीस्ट क्राउडेड पे, और एसीटोन है तो DMSO है। आप देखो ऐसे करा करो क्वेश्चन, एसीटोन है तो DMSO है। अब अगर आप देखोगे तो इसमें SN1 इवन नहीं होना है बेटा। क्लियर है ये बात?
अगर एसीटोन है तो कंपलसरी सॉल्वेंट SN1 और E1 के लिए क्या होता है? PPS। तो यहाँ PPS तो है नहीं, क्योंकि एसीटोन तो एसीटोन में डला है ना। एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है? पोलर अप्रोटिक। एसीटोन DMSO, DMS, DMF, DMA। बेटा यस और नो? So now there is no chance of SN1 and E1। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? E2 and SN2। और E2 होता नहीं है किसमें? हाइड्रा एसिड के एनाइन बेस का काम करते ही नहीं है, ये कल ही बताया था। तो अब सिर्फ चांस किसका है? SN2। और SN2 कहाँ होता है? मोर क्राउडेड या लीस्ट क्राउडेड पर? लीस्ट क्राउडेड पर। तो जो बॉटम वाला क्लोरीन है ऊपर साइड, उसमें नीचे साइड से अटैक करके निकाल देगा। तो आंसर आपका सब कुछ सेम रहेगा, नीचे साइड इसमें आयोडीन आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये कितने लोग का सही है? हाँ सर आया। है ना? तो ये 5 थे सिंगल चॉइस। इसमें ऐसा है कि मतलब पहला कर सकते थे, लास्ट कर सकते थे, 24th कर सकते थे, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला छूट सकता था, बाकी E2 वाला भी लिखवाया ही था। 5 में से 4 क्वेश्चन तो मतलब ऐसे थे जो बिल्कुल क्लास में मतलब करे हुए थे। अब देखो जरा 26th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम OH को O- में बदलेगा। सोडियम मेटल टेस्ट, बोलो। सोडियम डालोगे तो वो H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन बढ़ के उड़ जाएगा। चाहो तो लिख लो, जरा एक हेडिंग लिखो, सोडियम मेटल टेस्ट लिखो। एक लाइन में आपको सोडियम मेटल टेस्ट बता दूं। तो सोडियम मेटल टेस्ट में लिखो, when hydrogen is attached to when hydrogen is attached to when hydrogen is attached to halosonitric when hydrogen is attached to halosonitric will give hydrogen gas on a reaction with alkali metal or sodium metal। अगर बेटा कोई भी हाइड्रोजन हेलोसोनिट्रिक से अटैच्ड है, हेलो मतलब हेलोजन, सोनी मतलब सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ट्रिक मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, अगर इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन है तो वो प्रोटेक हाइड्रोजन कहलाता है। एरो लगा के लिख लो, हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन प्रोटेक हाइड्रोजन कहलाता है। और प्रोटेक हाइड्रोजन होगा अगर, तो उस पे H पे पार्शियल प्लस होगा बेटा, और पार्शियल प्लस पर इलेक्ट्रॉन देके उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप रिएक्शन लिखो जरा, H2O प्लस Na, H2O प्लस Na। अब बताओ H2O में हेलोसोनिट्रिक का हाइड्रोजन है या नहीं है? हेलोसोनिट्रिक का हाइड्रोजन है बेटा इसमें। और अगर इसमें हेलोसोनिट्रिक का हाइड्रोजन है तो H+ निकल जाएगा, O- आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NaOH प्लस H2। तो लिख लो पूरी रिएक्शन, Na प्लस H2O will give NaOH प्लस हाफ H2। अगला लिखो ROH प्लस Na। अब इसमें भी हेलोसोनिट्रिक से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसको भी लिबरेट कर दो। तो क्या बनेगा? एरो लगा के लिख लो, RONA प्लस हाफ H2। बेटा ये बात समझ गए? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब देखो बेटा, जो 26 का ए ऑप्शन था उसमें बेटा जो कायरल सेंटर है, बताओ कायरल जो पहली रिएक्शन Na के साथ होगा तो क्या बनेगा? O-। और बेटा अभी O- अगर ये बना है, मतलब आफ्टर रिएक्शन ऑफ सोडियम, क्या कायरल सेंटर का कोई बॉन्ड टूटा है? कायरल सेंटर का तो कोई बॉन्ड नहीं टूटा ना, हाँ बोलो। सर।
हाँ सर। जब उसका कोई बॉन्ड नहीं टूटा तो सारे बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, उनका ओरिएंटेशन भी एज इट इज रहेगा। तो पहले वाले स्टेप के बाद बन जाएगा सेम जगह पर माइनस रख दो, और वो माइनस CH3Br पे अटैक करके CH3 लग जाएगा वहां। तो इस पूरे गेम में क्या कहीं वहां पे बॉन्ड टूटा कोई? क्या वहां पे कोई बॉन्ड टूटा, या किसी ने वहां पे अटैक करा? क्या वहां कार्पेटाइन बना कायरल सेंटर पे? बोलो बेटा। नो सर। नहीं तो सर। जब कोई बॉन्ड नहीं टूटा तो वहां पे तो रिटेंशन ही होगा ना। देखो, रेसिमाइजेशन कब होता है? जब कायरल सेंटर का लीविंग ग्रुप निकल जाए, जब कायरल सेंटर का लीविंग ग्रुप निकल जाए, और जब कायरल सेंटर का लीविंग ग्रुप निकल जाए और X बन जाए प्लस कार्पेटाइन बन जाए। अगर कार्पेटाइन बेटा बन जाएगा तो वहां पे कार्पेटाइन बनेगा तो प्लेनर होगा, प्लेनर होगा तो ऊपर और नीचे से अटैक करेगा, तब जाके ना रेसिमाइजेशन होगा। और इन्वर्जन कब होता है? जब कोई उसी कायरल सेंटर पे जिस पे लीविंग ग्रुप लगा है उस पे कोई पीछे से अटैक करे। तो यहाँ पे भी वैसा नहीं हो रहा है, कायरल सेंटर पे क्या किसी ने पीछे से अटैक करा? तो इन्वर्जन नहीं होगा। और क्या कायरल सेंटर वाला कोई भी बॉन्ड टूटा? जो उसके 4 हाथ हैं उनमें से कोई हाथ टूटा? क्या नहीं, साइड वाला हाथ टूटा ना, OH का इस साइड वाला हाथ टूटा, उससे उसकी सेहत पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना, रिटेंशन तब होगा जब किसी भी रिएक्शन में आप रिएक्शन कराते रहो, कायरल सेंटर के जो चारों हाथ हैं वो अगर पूरे ड्यूरेशन नहीं टूटे तो रिटेंशन होगा। और अगर टूट गए वो, उनमें से कोई भी हैंड अगर टूट गया और कार्पेटाइन बन गया और प्लेनर हो गया तो फिर तो ऊपर नीचे से अटैक होगा, तो दोनों बनेंगे। और अगर उसी में इस तरीके से कोई बॉन्ड टूटा कि बैक साइड अटैक हुआ हो तो इन्वर्जन। बेटा ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई आप सभी लोग को? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, तो ए ऑप्शन में अब किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना, ए ऑप्शन में रिटेंशन होगा। अब देखो बेटा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में जो मैंने बताया था कि एल्कोहल की एल्कोहल की लीविंग ग्रुप एबिलिटी कैन बी enhanced by 3 factors. First is protic acid, second is Lewis acid और थर्ड इज टोसाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे थर्ड डाला टोसाइल क्लोराइड, और टोसाइल क्लोराइड में क्या होता था, OTS बन जाता था, HCl पायरिडीन में जाके चिपक जाता था। याद आ रहा है ये बात याद आ रही है? हाँ यस सर। सर। तो अब बताओ, जब ये OTS बनेगा तो क्या कायरल सेंटर का कोई बॉन्ड टूटा? कायरल सेंटर के जो 4 हाथ दिख रहे हैं उनमें से कोई हाथ टूटा क्या उसका? अरे OH बॉन्ड टूटा ना, O की जगह H की जगह TS आ रहा है ना। यस सर। तो अभी पहले स्टेप में तो रिटेंशन ही होगा। अब दूसरे वाले स्टेप में बताओ, OTS बहुत शानदार लीविंग ग्रुप हो गया, तो जो CH3O माइनस है वो कहां से अटैक करेगा उसको निकालने के लिए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनोइन एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो तो बैक साइड से अटैक करके निकालेगा ना OTS को। बोलो बेटा, 1 डिग्री कार्ब 1 डिग्री अल्किल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है ये। आप चेक करो, एक हाइड्रोजन है एक ड्यूटेरियम है और OTS लगा है। OTS इज वेरी गुड लीविंग ग्रुप। अब 1 डिग्री में अगर लीविंग ग्रुप लगा है तो अपने आप थोड़ा ना निकल जाएगा। यहाँ क्या PPS वगैरह दिया है क्या? कुछ नहीं दिया। तो जो स्ट्रॉन्ग एनोइनिक न्यूक्लियोफाइल है CH3O माइनस, वो OTS को निकालने के लिए वो कैसे निकालेगा? वो तो पीछे से ही अटैक करेगा ना SN2 मैकेनिज्म से। बोलो बेटा। हाँ सर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। ये सबको समझ आई बात? जो सेकंड वाला मैं बता रहा हूं उसमें इन्वर्जन होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही थॉटफुल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जेई में वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो 24 में दिया है, आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, ये जेई में नहीं आता है। जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 26 है, और हमें इन्हीं क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए तो मैंने बोला था ये क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपन।
बेटा बी ऑप्शन समझ आया, कोई कंप्रोमाइज मत करना, अगर ना आया हो तो अभी पूछ लो। ऐसा इसमें कोई प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं अभी एक दो लाइन में ना बता पाऊं। तो समझ आ गया मतलब आपको। देखो सी ऑप्शन, सी में देखो बेटा, सी में एक अल्कोहल है और SOCl2 के साथ पायरिडीन है, तो इसमें रिटेंशन नहीं होगा, इन्वर्जन होगा। बोलो बेटा, SOCl2 पायरिडीन, अल्कोहल का SN2, ये मैं लिखवा चुका हूं, ये मैंने लिखवाया है, SOCl2 पायरिडीन इन्वर्जन। तो इसमें यस बताओ सर। बेटा, इसमें बेटा बताओ Cl कहां से लगेगा, मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसका इन्वर्जन हो जाएगा फर्स्ट स्टेप के बाद, हाँ फर्स्ट सर। स्टेप में इन्वर्जन हो जाएगा ना, यस सर। और दूसरे स्टेप में फिर SN2 होना है, CH3O माइनस, फिर पीछे से अटैक करेगा। तो दो इन्वर्जन किसी भी कार्बन में होंगे तो ओवरऑल रिटेंशन हो जाएगा ना बेटा। यस सर। यस सर। हाँ तो इसमें भी रिटेंशन होगा। अब देखो SOCl2 इनर्ट सॉल्वेंट में तो रिटेंशन होता ही है, तो सिखाया ही था। अगर कोई नॉन बेसिक बेस है या नॉन बेसिक सॉल्वेंट है, उसमें SOCl2 डला है, इसका मतलब SOCl2 अकेला है, तो उसमें तो रिटेंशन सिखाया ही था। अब एक बार हैंड रेज करो किसको 26 नंबर अच्छे से समझ आ गया। आ गया ना सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा 27, आइडेंटिफाई द रिएक्शन दैट फॉलोज SN2 पाथ। अब SN2 पाथ बेटा ए में तो मतलब इम्पॉसिबल है यार, है ना। क्यों इम्पॉसिबल है बताओ जरा, प्रणव तुम बताओ। ए ऑप्शन में SN2 नहीं हो सकता है, बताओ क्यों। प्रणव, प्रणव बोलो यार। देव तुम बताओ जरा, प्रणव आवाज आ रही है। डिग्री 3 है सर उसका, तो वो SN2 करेगा ही नहीं। 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री में नो SN2। हाँ सर। चलो वेरी गुड। और दूसरे वाले में 2 डिग्री है, NaI-DMSO मतलब NaI एसीटोन, तो ये तो SN2 हो गई। और सी वाले में भी स्ट्रॉन्ग एनोइनिक न्यूक्लियोफाइल है, SH माइनस, I माइनस, N3 माइनस, DMF, साफ साफ दिख रहा है यार। एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटेक। DMSO कैसा है, पोलर अप्रोटेक। और DMF पोलर अप्रोटेक। और तीनों में देखो स्ट्रॉन्ग एनोइनिक न्यूक्लियोफाइल भी है, I माइनस, SH माइनस एंड N3 माइनस। समझ गए बेटा, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। अगला देखो, आइडेंटिफाई द रिएक्शंस दैट करेक्टली मैच विद देयर प्रोडक्ट। देखो साफ साफ मैंने लिखवाया था बेटा, एल्कोहलिक KOH, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अच्छा हाँ, ये सुनो जरा, ये सुनो, ये सुनो। ये एक्चुअली में अपन को अभी अभी आप एक काम करना, अपन ने जितना E2 पढ़ा था ना, और ये प्यारा क्वेश्चन है E2 का, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है E2 का, और ये चारों ऑप्शन आप लिख लेना कॉपी में। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। बेटा E2 में ये बताओ, E2 में क्या कोई रीअरेंजमेंट होता है, पहले तो ये बताओ। E2 में रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है, क्यों? ठीक है, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसी स्टेप में H निकलेगा, उसी स्टेप में Br निकलेगा।
ठीक है। अब देखो बी आर के लेफ्ट में, देखो बी आर के लेफ्ट में बी आर नीचे है और मिथाइल ऊपर है। तो बताओ बेटा बी आर के लेफ्ट में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ होगा, किस साइड होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा? उसी प्लेन में होगा। वो उसी प्लेन में आ गया। तो एच और बी आर सेम प्लेन में हो गए, तो क्या क्या E2 में कैसा हाइड्रोजन चाहिए होता था आपको? E2 में हाइड्रोजन कैसा चाहिए होता है? एंटी पेरिप्लेनर सिखाया था। यस सर, एंटी पेरिप्लेन। तो बी आर जो नीचे है उसके लिए हाइड्रोजन ऊपर चाहिए, और लेफ्ट साइड में तो ऊपर मिथाइल है तो नीचे ही हाइड्रोजन है। मतलब वो हाइड्रोजन कैपेबल ही नहीं है इसके साथ E2 करने के लिए। अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में दो हाइड्रोजन है, ऑब्वियस सी बात है एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो ऊपर वाला हाइड्रोजन बी आर को निकाल देगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये बिल्कुल सही है। बोलो बेटा। यस सर। अब देखो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में बेटा बी आर कहाँ है, ऊपर, और उसके जस्ट बगल में, जस्ट बगल में एक हाइड्रोजन है और वो नीचे है। ठीक है, बोलो बेटा। जस्ट बगल में मिथाइल है ना, मिथाइल भी ऊपर है, बी आर भी ऊपर है, दिख रहा है ये? मिथाइल और यस बी आर सर। अगर दोनों ऊपर हैं तो हाइड्रोजन और बी आर अपोजिट होगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगा। लेकिन बेटा, और ये बन जाएगा जो बना है, लेकिन बी आर के राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी तो दो हाइड्रोजन है, वो भी तो निकल सकते हैं। यस, वो भी निकल सकते हैं। तो वहां पे भी पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन कौन सा पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, कौन सी एल्किन ज्यादा स्टेबल होती है? और सब्स्टिट्यूट है। समझ गए? तो इसमें जो ये प्रोडक्ट बना है ये मेजर प्रोडक्ट है। अगला देखो, आयोडीन ऊपर है, अगला आयोडीन ऊपर है ना, और बगल वाला मिथाइल भी ऊपर है, तो उसके पास हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन E2 कर सकता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बना हुआ है, और ये सही बना है, और इसमें भी वो बनेगा ऊपर वाला, लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अगले वाले में ये मैं आपको सिखा चुका हूं, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड नहीं आना है, तो ये आपका गलत है। तो इसका आंसर ABC आएगा। बेटा समझे या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग। ये तो आपकी बुकलेट का क्वेश्चन है। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटरमीडिएट, इसका BCD होगा। हाँ बेटा देखो, सबसे पहले तो जहां I निकला वहां प्लस आ गया, वहां प्लस आया तो D ऑप्शन आ गया। बोलो, जहां पे I यस लगा सर। है वो निकलेगा तो D ऑप्शन आ गया ना। उसके बाद हाइड्रोजन शिफ्ट से 3 डिग्री तो B ऑप्शन आ गया। उसके बाद वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उस पर पानी अटैक करेगा तो फिर OH2 प्लस, फिर ये H प्लस लूज करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसमें कौन सा इंटरमीडिएट, भाई वो ऊपर क्यों जाएगा 1 डिग्री में? 3 डिग्री जब बन गया तो वो 1 डिग्री में क्यों जाएगा? तो इसमें कौन सा इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा कभी? ए। कौन कौन से मिलेंगे? BCD। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो SN1 SN2 बोथ। चलो चेक कर लेते हैं। 2 डिग्री है, यस 2 डिग्री SN1 भी होता था SN2 भी होता था। बी, एलाइलिक पोजीशन है, यस SN1 SN2 दोनों होगा। सी, ब्रिज हेड है, दोनों नहीं होंगे। ब्रिज हेड है तो SN1 नहीं होगा, 3 डिग्री है तो SN2 नहीं होगा। और डी,
एलाइलिक है, बिल्कुल SN1 SN2 दोनों होंगे, तो इसका आंसर ए बी डी आएगा। बेटा समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वेश्चन ऑर्गेनिक में ना, ऑर्गेनिक में बेटा नोट्स की फ्रीक्वेंसी रिवाइज करो। नोट्स में जो लिखा है ना वो मोर देन सफिशिएंट होता है हमेशा, हमेशा, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, और हर जगह नोट्स, एक अच्छे टीचर के नोट्स सब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। हाँ ये होता है कोई कहीं लिखवा देता है, कोई कहीं लिखवा देता है, बस इतना अंतर होता है। एक चीज फॉलो करो। नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीअरेंज। तो बेटा देखो अभी ये 2 डिग्री है, मिथाइल शिफ्ट ही कर दो ए ऑप्शन में तो 3 डिग्री हो जाएगा। बेटा यस और नो, डेफिनेटली रीअरेंज होगा। उसके बाद बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में 2 डिग्री है, और बेटा नीचे साइड देखो 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन दिख रहे हैं सबको, उसका हाइड्रोजन भी अगर ऊपर भेज के रीअरेंज कर दोगे तो 3 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन 2 डिग्री से बगल में ही 3 डिग्री हो रहा है। डी ऑप्शन, मतलब इतना ज्यादा लड्डू यार, ये भी किसी का गलत है क्या, ये बताओ? ये क्वेश्चन भी गलत है क्या किसी का? बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, which of the following is are more reactive than 2-chlorobutane towards the Ki acetone? 2-chlorobutane, which of the following is more reactive? अब देखो Ki acetone मतलब बेटा कौन सी रिएक्शन? आप मेरी अप्रोच देखो, मेरी अप्रोच देखो, एसीटोन है तो मैं E1 SN1 खत्म, होना ही नहीं है, और Ki है तो E2 नहीं होना, बिकॉज I माइनस कैन नॉट प्ले द रोल ऑफ बेस। तो क्लासिकल SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में अगर 2 क्लोरोब्यूटेन है, 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब नॉर्मल 2 डिग्री है, पूछ रहा है कि कौन रिएक्टिव है इससे ज्यादा, तो बेटा क्लोरोबेंजीन में तो SN2 होता ही नहीं है, बेंजीन में क्लोरो जो लगा रहता है। मिथाइल क्लोराइड यार डेफिनेटली 0 डिग्री है, मिथाइल ब्रोमाइड 0 डिग्री है डेफिनेटली, टर्सरी ब्यूटाइल होता ही नहीं है यार, AD में तो होता ही नहीं है, और BC अच्छा मतलब कम डिग्री है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये भी आपका गलत तो नहीं होना चाहिए। ये पता है आपका पेपर ऐसा मतलब बना दिया है कि जिसमें सारे ही बच्चों के मार्क्स आ जाएं। अब ये मतलब क्वेश्चन पेपर अच्छा बनाया जा सकता था, बट उतना अच्छा पेपर ये है नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बेटा एसीटोन में अगर NaCN डाला, एसीटोन में NaCN डाला तो आपका कौन सा रिएक्शन होगा? ऑप्शन देख लो, सब्स्टिट्यूशन के ही ऑप्शन है। यस और नो, यहाँ एलिमिनेशन का तो गेम ही नहीं है। तो अब बताओ बेटा फ्लोरीन निकलेगा या ब्रोमीन निकलेगा, आप खुद सोच के बताओ कौन सा बेहतर लीविंग ग्रुप है, क्योंकि एक ही मोल NaCN। Bromine. ब्रोमीन, और ब्रोमीन निकलेगा तो ब्रोमीन अभी किस साइड है? नीचे साइड, तो ब्रोमीन किस साइड लगेगा? ऊपर साइड। तो ऐसा आना चाहिए जिसमें ब्रोमीन, और सुनना बेटा ध्यान से, जिसमें ब्रोमीन एंड फ्लोरीन सेम साइड हो जाए, जिसमें ब्रोमीन एंड फ्लोरीन क्या हो जाए? सेम साइड हो जाए। तो बेटा उसका एक स्ट्रक्चर तो बी है, देखो ब्रोमीन एंड यार दोनों ऊपर बनाओ या दोनों नीचे बनाओ, बात तो एक ही है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड रुको। अच्छा सुनो, NaCN Br को निकाला तो ऊपर आ जाएगा Cn और नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन, वो ऑप्शन डी है ना बेटा? ऑप्शन डी है ना वो? Yes, हाँ sir. सर। और सुनो, इसमें बी ऑप्शन नहीं आएगा, पूछो क्यों? बिकॉज बी ऑप्शन इज द एनेंशियोमर ऑफ डी। Safe inverted product. Sir. हाँ
बेटा दोनों में एक एक शिफ्टिंग है और ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों में एक एक स्विच है और ऑप्टिकली एक्टिव है। बेटा बात समझ पा रहे हो? यस दो कायरल सेंटर है, दोनों में एक एक स्विच है, एक एक स्विच दोनों कायरल सेंटर में होता है तो वो एनेंशियोमर होता है। ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको आंसर गलत दिया हुआ है, चेंज तो नहीं हुआ है तो आंसर। इसका सर आंसर सिर्फ फ्लोरीन डी ऑप्शन लेफ्ट होगा से ना? राइट पे आ गया एंड वो राइट से लेफ्ट पे चला गया। अच्छा लेफ्ट से राइट कर दिया क्या? हाँ फिर ठीक है। अगर देखो सुनो, अब दो दो स्विच हो गए ना, एक्चुअली में एक एक स्विच नहीं है, देखो। अरे लेफ्ट वाला राइट आ गया ना। आप बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा था? अगर सेम सेम स्केलेटन में, सेम स्केलेटन में अगर दोनों नीचे कर देता ना तो गलत हो जाता, बिकॉज वो तो उसका अभी ये मिरर इमेज कहाँ है? बी डी, बी और डी बेटा मिरर इमेज कहाँ है? बी और डी मिरर इमेज तो तब होता ना जब जब सीएन वाले कार्बन पे, अभी सीएन वाले कार्बन पे तो फ्लोरीन दिख रहा है, देखो। अरे बात समझ आई क्या? ये आइडेंटिकल ही हो गए दोनों, दो यस दो सर। स्विच हो गए ना, लेफ्ट का राइट आ गया, ऊपर का नीचे हो गया। एक कायरल सेंटर पे दो हो गए ना स्विच, लेफ्ट का राइट ऊपर का नीचे, तो बीडी सही है इसका आंसर। बेटा समझ आया? बीडी, यस सर। बीडी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर बी में फ्लोरीन की जगह सीएन और सीएन की जगह फ्लोरीन होता तो फिर वो आंसर नहीं होता, बिकॉज फिर उसमें एक एक स्विच होता। समझ गए बेटा? ये बात समझ आई? यस सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड मोर देन वन E2, जिसमें एक से ज्यादा E2 प्रोडक्ट बने इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। ठीक है तो देख लो बेटा, ए में तो एक ही तरफ बीटा हाइड्रोजन है, लेफ्ट में, राइट में तो है नहीं। बेटा ए में तो लेफ्ट साइड में ही बीटा हाइड्रोजन है ना, ए में है नहीं। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर E2 होगा ही नहीं, तो ए तो नहीं होगा। बी में दोनों सेम ही है, चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो, बी में तो सेम ही है। और ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो, वो ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि फोर मेंबर्ड साइक्लोएल्कीन विल नॉट शो जीआई एट डबल बॉन्ड, और कायरल सेंटर है नहीं, तो बी में भी एक ही प्रोडक्ट होगा। उसके बाद सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में बेटा दोनों तरफ से दोनों तरफ का हाइड्रोजन अपोजिट है। इस साइड का अगर निकालोगे और इस साइड का निकालोगे तो आई गेस ये मिरर इमेज बन रहा होगा, है ना बेटा? दोनों निकाल के देखो, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, लेफ्ट वाला राइट वाला मिरर इमेज बन जाएगा, इसमें दो आ जाएंगे। और और सेम ये हो जाएगा डी, डी में भी कायरल सेंटर बन जाएगा। जब ये बी आर निकल जाएगा तो जो अपोजिट वाला CH3 है ना, वो कायरल सेंटर हो जाएगा। बेटा ये सुनो, यस सर। कितने लोग ये समझ गए? 34th हैंड रेज करो एक बार। चलो ठीक है। नेक्स्ट 35th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हॉफमैन रूल इज ओबेड। देखो सुनो, चलो ये तो अभी अपन अभी जो पढ़ेंगे ना उसमें एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन लूंगा मैं। हॉफमैन पहले में होगा, ठीक है। फ्लोरीन अगर लिविंग ग्रुप होता है तो होगा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अगर बेस होता है तो होता है, और ठीक है सी में भी होगा, और डी में ऐसा कुछ नहीं है, तो ABC आएगा। ये अभी अपन को करना ही है ये, ठीक है। ये अभी तुरंत अपन को आज ही शुरू करना है। पिछले क्वेश्चन का आंसर ABC ही आएगा।
हाँ नेक्स्ट, calculate the number of alpha H in alkene formed in 2,3-dimethyl butane 2-ol. 2,3-dimethyl butane 2-ol with concentrated H2SO4. तो एल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो E1 रिएक्शन अगर हो रही होगी तो वही होगी फिर। तो ये देख लेते हैं क्या है 2,3 एक बार बोलो बेटा क्या था 2,3-डाइमिथाइल 2,3-dimethyl butane 2-ol. ये हो गया ब्यूटेन 2-ol 2,3-डाइमिथाइल, ये ना यही हो जाएगा। बोलो बेटा Yes, sir. इसका रिएक्शन किससे कराया, कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस और हीट, तो बन गया OH2 प्लस, ये लीव करा CH3 C CH CH3 C CH3 CH3 यहाँ प्लस। अब इससे अच्छा कार्पेटाइन तो यहाँ जाके भी नहीं बनेगा, यही कार्पेटाइन सबसे अच्छा है ना। बस अब मेजर प्रोडक्ट क्या करो, एक ये बीटा कार्बन है, एक ये बीटा कार्बन है, एक ये, यहाँ से गरीब को गरीब बना दो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, तो इसमें कितने अल्फा H आ जाएंगे 12। ये तो कराया था ना मैंने क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन कराया। यस सर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ alkene product on 2-chloro-2-cyclobutyl 2-chloro-2-cyclobutyl hexane 2-chloro-2-cyclobutyl सर मैंने ये क्वेश्चन में गलती कर दी 37 वाले में, मैंने आंसर 3 लिख दिया। अच्छा जीआई वाला मैंने काउंट नहीं किया सर, वो छूट गया मेरे से। ओके चलो देखो, ये है ना बेटा 2-chloro-2-cyclobutyl हेक्सेन, यही है ना 1 2 3 4 5 6। इसकी रिएक्शन किससे कराई है, एल्कोहलिक KOH से, यही है ना बेटा। यस सर। अब देखो ये आपका अल्फा है, ये बीटा और ये बीटा, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये हो जाएगा, बोलो, एक तो ये हो गया जब ये बीटा 1 निकाला तो, बोलो यस सर। Yes, sir. जब बीटा 2 निकाला तो ये है, यस सर। और बीटा 3 निकाल दो, बीटा 3 निकालोगे तो यही होगा ना, ये बीटा 3 निकाल के। अब टोटल एल्कीन पूछा है तो 3 टिक कर दिया होगा आप लोग ने। देखो ये जीआई शो करेगा नहीं, तो इसका तो एक का एक होगा, बट ये तो जीआई शो कर देगा, बोलो। यस सर। इसका सिस प्लस ट्रांस होगा, और ये जीआई शो करेगा नहीं। 4 membered ring at double bond will not show GI। एक सेकेंड, ये नहीं आएगा, ये आएगा ना, ये
है ना। तो ये वैसे भी GI शो नहीं करेगा। इसका आंसर कितना 4 गिवन है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल E2 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। भाई 0 E2 है ना, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। Yes, sir. You all बीटा are right. हाइड्रोजन ही Yes, नहीं है। sir. नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। अब देखो ये प्यारा क्वेश्चन है, ETOH डाल के छोड़ दिया, 2 डिग्री है, SN1 भी होगा, E1 भी होगा, तो सारे काउंट करने होंगे। तो चलो देखो, देख लेते हैं। ETOH है, चलो ठीक है, दिखा देता हूँ क्या है। CH3CH CH3CH Br CH CH3 देखो इसको, ये देखो CH3CH Br CH CH3 इसमें डाला क्या, C2H5OH, तो PPS है, तो यहाँ बन गया कार्पेटाइन। अब ये कार्पेटाइन होगा रीअरेंज टू मोर स्टेबल कार्पेटाइन, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। एक तो ये बन गया, बोलो बेटा। और बोल रहा है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, यस और नो। तो इन दोनों पे एक तो SN प्रोडक्ट बनेंगे OC2H5 जब अटैक करेगा, एक तो यहाँ अटैक करेगा OC2H5, बट ये माइनर होगा, बोलो बेटा। और एक यहाँ अटैक करेगा, ये क्या होगा, मेजर होगा। अरे बोलो भाई, Yes, sir. Yes, तो sir. रहेगा ना इसमें। उसके बाद E1 भी देखना है इनमें, CH3 CH प्लस CH, एक तो ये प्रोडक्ट था, मतलब एक ये इंटरमीडिएट था। जब सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बोलेगा तब तो आपको दोनों इंटरमीडिएट से बनाने पड़ेंगे ना। अब एल्कीन अगर देखना है, इसका एल्कीन एक ये बन जाएगा बेटा, बोलो, ये एल्कीन होगा ना एक, Yes, बोलो sir. भाई। और इसका ये वाला कॉमन एल्कीन होगा, ये दोनों का कॉमन होगा, और एक यहाँ वाला। बेटा ये समझे। और ये हो जाएगा Yes, sir. ये हो जाएगा सिस्ट्रांस, ये एक ही होगा और ये भी एक होगा, तो 4 एल्कीन होंगे, 2 ईथर होंगे। ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लेना, कॉपी में ये क्वेश्चन एज इट इज नोट कर लेना प्लीज। देखो कभी भी अगर ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे हैं तो SN1 रिएक्शन में बिफोर रीअरेंजमेंट के भी प्रोडक्ट बनाने होते हैं, आफ्टर रीअरेंजमेंट के भी प्रोडक्ट बनाने होते हैं। हाँ, अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता तो वो सब्स्टिट्यूशन का होता, सब्स्टिट्यूशन का मेजर होगा। अगर आपसे एलिमिनेशन का मेजर पूछा जाता तो ये होता, बिकॉज ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। इसमें देखो 9 अल्फा H। बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको। तो जो आपने सेकंड एल्कीन बनाया उसमें सिस ट्रांस नहीं होगा ना, इसलिए Yes, sir. 3CH3 एक सेकंड कुछ मिस कर दिया क्या अपन ने। हाँ यार, उसमें सिस्टम रुको, एक चेक कर लेना तो पूरा, थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया। CH3CH, एक तो कार्पेटाइन ये था, ठीक है। अब इससे अपन पहले एल्कीन बना लेते हैं। एक एल्कीन तो ये पक्का होगा, ठीक है। और CH3CH प्लस CH CH3 और एक एल्कीन ये पक्का होगा। ये दो तो होगा माइनर वाले, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ किसी को, बोलो।
नहीं सर। नहीं सर। ये माइनर वाले के 2 हो गए। अब मेजर वाले के CH3 CH2 CH3 CH3 यहाँ प्लस, इसका ये एक प्रोडक्ट आएगा, बोलो, है ना? और यस इसका Yes, एक sir. प्रोडक्ट ये होगा CH3 CH2 C प्लस CH3 और CH3, एक प्रोडक्ट इसका ये होगा। क्लियर है? ये दोनों तो सेम हो गए ना, देखो, है ना? बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. तो एक एल्कीन ये हो गया, और ये GI शो नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों हैंड सेम है ना? और ये भी GI शो नहीं करेगा। एक ये पकड़ेंगे, एक ये पकड़ेंगे, और ये दोनों तो सेम ही है, और एक ये पकड़ेंगे, जब 3 एल्कीन आएंगे, एल्कीन 3 ही होंगे। ठीक है? और देखो यहाँ पे ये है। अब देखो ये कायरल सेंटर हुआ क्या बेटा? ये कायरल सेंटर नहीं है ना, 2 मिथाइल है, ये कायरल सेंटर हो गया, चेक करो। अरे ठीक है ना? यस सर। तो ये Yes, D sir. प्लस सेल हो जाएगा, और ये SN1 का प्रोडक्ट है, तो दोनों बनते हैं। तो ये एक्चुअली में 3 ईथर होंगे और 3 अल्कीन होंगे। आंसर कितना दिया? सर 6 ही दिया, लेकिन उसमें 6. 2 ईथर और 4 एल्कीन दिया। वो एक्चुअली में मिस्टेक कर दिया, ये 4 काउंट कर लिए उन लोगों ने, है ना? ये तो सेम होंगे ना दोनों। यस सर। तो इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following number of compounds which can give aromatic ring when treated with AgNO3? AgNO3 सिर्फ एक काम करता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हैलाइड को उठा लेता है, मतलब कार्बोकेटाइन बनाने में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन किस किस का सही था? 40 वाला। ये लास्ट वाला। हाँ सर, सही हुआ। सही हुआ, सही है, वेरी गुड। 1 2 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कैन गिव एरोमेटिक आयन ऑन ट्रीटेड विद AgNO3 सॉल्यूशन। देखो बेटा, ये 6 कंपाउंड है, इसमें बेटा जो आयन मिलेगा, अगर ये निकला, पहली बात तो ये निकलेगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड प्लस आ रहा है, और अगर ये निकल भी गया तो ये सिस्टम कैसा है? एंटी एरोमेटिक। तो चार डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है ना इसमें एरोमेटिक आने की तो कोई संभावना नहीं है। ये अगर मान लो निकल गया, इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस है, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये भी एंटी एरोमेटिक है, तो ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, ये भी एंटी एरोमेटिक बनेगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा। देखो दो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक रेजोनेंस, ये बन जाएगा।
इसमें तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कैटाइन बनेगा, ये रिंग कहाँ एरोमेटिक होगा बेटा, ये सुनो, इसमें Yes, बन sir. जाएगा एरोमेटिक, ये बनेगा प्लस। अब देखो, इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके दो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और साइक्लिक रेजोनेंस भी है पूरा, ये हो जाएगा। और इसमें जो आयन बनेगा वो एरोमेटिक नहीं होगा। ये वाला कार्बन क्या है, sp3। sp3 कार्बन अगर होता है किसी भी रिंग में तो वो एरोमेटिक कभी नहीं होता। इसका आंसर 2 आएगा। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था पेपर। अगर अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म 7-8 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले पढ़ ली होती और अपन प्रैक्टिस कर लेते तो ये पूरा बेटा कोई डाउट है, कुछ पूछना है अभी? चलो देखो, अब आगे नोट करना कॉपी में, E2 पे कुछ क्वेश्चन करने थे हमें। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया है अल्कोहलिक QH और हीट कर दिया है और एक्सेस में है। ठीक है, व्हाट विल बी मेजर प्रोडक्ट ऑफ E2 रिएक्शन? बताओ जरा आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ E2 रिएक्शन? सॉल्व करो इसको। हो जाए तो बताना। Yes, sir, done. क्या आएगा आंसर? No reaction. यस, नो रिएक्शन। क्यों? देखो सुनो, लीविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे E2 की संभावना है, बट बगल में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सेम साइड आ रहे हैं, इसमें भी, तो इसमें कोई E2 रिएक्शन हो गई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? नो रिएक्शन, नो E2 रिएक्शन। बेटा सबको समझ आ गया ये? Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन। अब बताओ, अब all 6 alternate, 3 alternate Cl and 3 alternate methyl are going inside the plane. और अल्कोहलिक KOH एक्सेस में है। 3 pi bonds आ जाएंगे। अब देखो ये क्लोरीन भी निकल Benzene. जाएगा कैसे? ये क्लोरीन निकलेगा इस ऊपर वाले हाइड्रोजन से, यस और नो?
ये क्लोरीन निकलेगा इस हाइड्रोजन से, क्लियर, और ये क्लोरीन निकलेगा इस हाइड्रोजन से। तो तीनों क्लोरीन अगर निकल गए तो आपका जो प्रोडक्ट होगा 3 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड आ जाएंगे बेटा, और 3 मिथाइल प्लेन में ही आ जाएंगे अब, क्यों? क्योंकि sp2 हो गया। इसका नेम होता है मेसेटिलीन। इसका नेम क्या होता है? मेसेटिलीन। नोट कर लो ये। बेटा ये दोनों क्वेश्चन सबको समझ आ गए? यस सर। फाइंड मेजर प्रोडक्ट। इस साइड मैंने डाला अल्कोहलिक KOH एंड हीट, और इस साइड डाला टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड एंड टर्सरी ब्यूटेनॉल अलोंग विद हीट। अब अगर आपको याद हो, अल्कोहलिक KOH इज द रिएजेंट ऑफ E2, टर्सरी मतलब अल्कोक्साइड एंड अल्कोहल इज E2। दोनों करो जरा। दिस इज अल्फा पोजीशन, एक ये बीटा है, इसको मैं बोल रहा हूँ बीटा 1, एक ये पोजीशन है बीटा 2। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अंदर है, यस और नो? और यहाँ पे बेटा जो हाइड्रोजन होंगे वो अंदर बाहर दोनों होंगे, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है। sp3 कार्बन है तो एक अंदर होगा और एक बाहर होगा। बोलो बेटा यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई? बोलो बेटा। Yes, sir. अब सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट समझना, ठीक है? अल्कोहलिक KOH कैसा बेस है? छोटा बेस है ना, तो ये हमेशा आपको, अब सुनना जरा ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूं। अल्कोहलिक KOH और नॉर्मल अगर BrCl, मतलब अगर लीविंग ग्रुप BrCl और आयोडीन है, क्या क्या यहाँ पे Cl भी डाल सकता हूँ, I भी डाल सकता हूँ, तीनों में से कोई भी हो, या बेसिकली यहाँ X डाल दो एंड X इज ClBrI, ठीक है? अगर ये लीविंग ग्रुप है, ध्यान से सुनना, और अल्कोहलिक KOH या KNH2 या नॉर्मल अल्कोहल है, छोटे अल्कोहल है, तो हमेशा जो आपको प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, मेजर प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट डाल सकता था? रिएजेंट कौन कौन से ले सकता था? KNH2 इन अमोनिया, दूसरा RO माइनस नॉर्मल अल्कोहल मतलब C2H5O माइनस NC2H5OH, तीसरा अल्कोहलिक KOH। ये अगर तीनों रिएजेंट है और ये तीनों लिविंग ग्रुप है, कभी दिमाग नहीं लगाना है, प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब देखो बेटा, इस साइड से भी E2 हो सकता है ना, बिकॉज अपोजिट है, और इस साइड से भी E2 हो सकता है, तो दोनों बनाओ। एक प्रोडक्ट तो ये आ गया, बोलो बेटा, बोलो, ये आएगा ना बीटा 1 से एलिमिनेट करने पर, Yes, sir. और बीटा 2 एलिमिनेट करने पर ये आएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये बीटा 2। अब बताओ कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? इसमें बेटा कितने अल्फा एच है? 3, 2 5 और 2 7, 7 अल्फा एच। इसमें कितना है? 2 और 1 3,
3 अल्फा एच। इसको बोलते हैं, जो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है उसको बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट। और ये सेटजेफ प्रोडक्ट। तो अब देखो, अगर नॉर्मल हल्का बेस है जिसका साइज छोटा है, वैसा बेस है, और ClBrI जैसे लीविंग ग्रुप है, तो हमेशा आपका E2 में सेटजेफ प्रोडक्ट आएगा, ये आप समझ लो। और अगर बेटा समझो, बल्कि बेस है, अगर बल्कि बेस है, आप खुद सोचो, ये जो छोटू है, ये तीनों छोटे बेस ये 3 डिग्री तक चले जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, बट ये बल्कि बेस कहां से पहुंच पाएगा 3 डिग्री तक? तो अगर बल्कि बेस है तो हमेशा लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड बीटा एच will be eliminated। लीस्ट स्टेरिकली मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपका बेस बल्कि है तो लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड। बताओ ये कितना डिग्री अल्फा है? 2 डिग्री। और ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड मतलब 2 डिग्री से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करो, और उसको बोलते हैं बेटा हॉफमैन प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। और हॉफमैन प्रोडक्ट इसका क्या होगा? ये क्लियर है? ये समझ गए बेटा? बोलो, इसको क्या बोलूंगा मैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। ये गेम समझ आया? E2 में अगर नॉर्मल बेस है, छोटा बेस है जिसका साइज कंट्रोल में है, और लीविंग ग्रुप अगर ClBrI है, गो अहेड विद द सेटजेफ एल्कीन। सेटजेफ एल्कीन क्या होता है? आप वहां से हाइड्रोजन उठाओ जिससे बनने वाला पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबलाइज हो, ज्यादा अल्फा एच रखे, ज्यादा स्टेबलाइज हो। अगर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, E2 कराओ, बट लीस्ट स्टेरिकली हाइड्रोजन को उठाना, वो आपका कहलाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। और इस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है। तो ये बात समझ आई क्या आपको? बोलो, ये बात आप सब लोग को समझ आ गई क्या? यस सर। इसमें कोई तकलीफ किसी को? सर सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट पॉइंट फिर से रिपीट कर सकते हो? स्मॉल बेस। बेटा अगर छोटा बेस है, ठीक है, देखो सुनो, जब आप सेटजेफ एल्कीन बनाओगे, समझना जरा, जब आप सेटजेफ एल्कीन बनाओगे तो आपका एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। बोलो। यस सर। सेटजेफ और आइडियली वही बनना चाहिए। यस सर। देयर इज नो रीजन फॉर हॉफमैन एल्कीन। लेकिन अगर बेस आपका बल्कि हो गया है, वो मोर क्राउडेड सिचुएशन से ज्यादा, तो अच्छा आप ऐसे सोचो, मान लो आपका घर जो है, एक जो फ्लैट है आपका, उसके 2 रास्ते हैं, ठीक है? एक तो हाईवे से जाने वाला है और एक थोड़ा अंदर से जाने वाला है। और आप अगर मान लो पैदल जा रहे हो, ये पड़ता है 5 किलोमीटर और यहां से पड़ता है 2 किलोमीटर, बट दिस इज लाइक वहां मार्केट होगा एंड मतलब बिजी रोड होगा, है ना, रोड भी छोटा होगा, और ये 5 किलोमीटर है। आप अगर पैदल जा रहे हो, आप कौन सा रास्ता प्रेफर करोगे? छोटा वाला था सर। छोटा वाला। अगर आप मान लो बाइसिकल से जा रहे हो तब भी, है ना, Yes. छोटी गाड़ी से जा रहे हो तब भी, बट अगर आप ट्रक से जा रहे हो तो ट्रक से जाओगे तो हो सकता है कि आप मार्केट में फंस जाओ। तो अगर देयर इज नो रीजन टू गो इन 5 किलोमीटर, आप हमेशा 2 किलोमीटर वाले से जाओगे, या सुन लो। यस। लेकिन अगर मान लो बेस जो जिसको एब्स्ट्रैक्ट करना है वो बहुत बड़ा है, वो ट्रक जैसा है, तो फिर तो वो 2 किलोमीटर में भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बट फंस जाएगा। हो सकता है 10 घंटे खड़ा रहे रास्ते में, जब मार्केट बंद होगा, लोग का भीड़ कम होगा, तब जाके पहुंचेगा वो। तो होता क्या है कि व्हेनेवर योर बेस इज बल्की, एंड बल्की की क्या कंडीशन है? सिर्फ टर्सरी ब्यूटॉक्साइड याद रखो,
जेई के लिए। वैसे एक बेस आपने और सुना होगा, एलडीए करके होता है, ठीक है, बट वो अपन आगे देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अगर है तो आप फिर लीस्ट क्राउडेड वाली सिचुएशन से एब्स्ट्रैक्ट करते हो। क्लियर है बेटा ये बात? और अगर Yes, sir. नॉर्मल है तो फिर नॉर्मल ही होना है। क्लियर है? Yes, sir. बताओ यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा वन, दिस इज बीटा टू। बताओ कहाँ का एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा? तो आप दोनों का एल्कीन बना दो। एक तो ये होगा कौन सा वाला, बीटा वन वाला, और एक ये कौन सा होगा, बीटा टू वाला। बेटा ये सुन लो, अब इसमें अल्फा एच काउंट करो, 6 अल्फा एच, इसमें 2 अल्फा एच। बोलो, ठीक है? तो बताओ ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? सेटजेफ, सेटजेफ एल्कीन। और ये मेजर हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ ये मेजर होगा और यहाँ ये माइनर होगा। बेटा समझ गए? बोलो, अरे बताओ Yes. भाई। Yes. Yes, sir. इसमें भी दोनों जगह से ही जाएगा वो, जब दो ऑप्शन है, दो रास्ते हैं, तो जाएंगे तो दोनों जगह से। ये बीटा वन से है, ये बीटा टू से, फिर इस केस में ये मेजर हो जाएगा। बेटा समझ गए? और इस एल्कीन को क्या बोलते हैं? हॉफमैन एल्कीन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉफमैन एल्कीन? बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉफमैन एल्कीन? ऐसा एल्कीन जो E2 के दौरान उस हाइड्रोजन को उठा के बना हो जो लीस्ट क्राउडेड है। और सेटजेफ एल्कीन क्या होता है? ऐसा एल्कीन जो E2 के टाइम पे मोस्ट स्टेबल हो, वो सेटजेफ। बेटा ये समझ आ गया? अच्छा, एक एक Yes, sir. एक कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, ठीक है? देखो क्या कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, बेटा जबरदस्त क्वेश्चन कराता हूँ। बच्चे पता क्या सोच लेते हैं कि सर एक स्टेबल बनता है, एक स्टेबल बनता है वो सेटजेफ है, और जो अनस्टेबल बनता है वो हॉफमैन है। ऐसा नहीं है यार। देखो मैं पहले अभी जब से मैं हॉफमैन सेटजेफ बोल रहा हूँ, मैं एक ही लाइन बोल रहा हूँ, सेटजेफ वो है जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, हॉफमैन वो है जो लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड हाइड्रोजन को उठाने के बाद बना है। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि जो कम स्टेबल है वो हॉफमैन है। क्लियर है बेटा ये बात? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं आपको जबरदस्त बात बताता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करना। जैसे आपके घर का डिस्टेंस हाईवे वाले रोड से 2 किलोमीटर है और नॉर्मल बस्ती वाले रोड से 5 किलोमीटर है, तो अब आप पैदल जाओगे तो कहाँ से जाओगे? Highway. और अगर आप ट्रक से जाओगे तो भी कहाँ से जाओगे? Highway. Highway. बोलो। Highway. सो व्हाट इज सेटजेफ वे? व्हाट इज द सेटजेफ वे? कि आप घर जल्दी पहुंच जाओ। तो सेटजेफ वाला रास्ता यहाँ पे कौन सा है? हाईवे। और हॉफमैन वाला रास्ता कौन सा है? वो भी हाईवे। तो क्या Yes. सेटजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट दोनों सेम हो सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल हो सकते हैं ना यार। बोलो। Yes, sir.
बताओ दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन कौन? ये एक फिनाइल रिंग है, ये CH2 है, ये CHCl, ये एक CH है, उसमें 2 टर्सरी ब्यूटाइल लगे। बेटा सबसे पहले तो ये बताओ ऑप्शन कितने? दिस इज अल्फा। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जहां जहां हो सब जगह निकाल के रख। अच्छा एक बात और सुनो बेटा, एक बात और सुनो, अगर कोई ओपन चेन कंपाउंड है ना, ओपन चेन कंपाउंड है, तो फिर आपको सेन एंटी देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कन्फर्मर है ना, वो अपने आप उसका ओरिएंटेशन ट्रांस में पहुंच के निकल जाएगा। वी डू नॉट या डोंट सी एंटी पेरिप्लेनर इन असाइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक में वो मस्ट होता है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। इसमें तो बेटा अभी अभी अगर मैं ऐसे बना दूं ना, ऐसे, तो ये दोनों हाइड्रोजन में निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रोटेशन फ्री है ना, कंफर्मेशन। ये दोनों ट्विस्ट हो जाएंगे। इनका एक कंफर्मर तो वैसा होगा ना जब ये दोनों अपोजिट होंगे। बेटा समझ गए ना? यस तो एंटी पेरिप्लेनर वाला गेम आपको ओपन चेन कंपाउंड में देखने की जरूरत नहीं है। जब ओपन चेन में आप ओपन चेन में E2 करा रहे हो, तो आपका सिरदर्द ये नहीं होना चाहिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अपोजिट है या नहीं है। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है, वो अपने आप हो जाएंगे, बिकॉज इनके बीच में कंफर्मेशनल आइसोमर होंगे, तो कोई ना कोई तो एंटी पेरिप्लेनर हो गई ना। अब देखो बेटा, दिस इज B1, दिस वन इज B2। पहले B1 से निकाल दो, तो देखो क्या होगा, PH CH 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 एंड टर्सरी ब्यूटाइल। बेटा इस एल्कीन में क्या खास बात है बताओ? एक तो ये रेजो स्टेबलाइज है इस पीएच से, प्लस इसमें एक अल्फा एच है। तो यही सुंदरता है इसमें, बोलो, आफ्टर रिमूविंग H फ्रॉम बीटा 1, यही होगा ना बेटा? अरे बताओ भाई, Yes, sir. यस सर बीटा sir. 2 से निकालने पे क्या होगा? PH CH2 CH C, और यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल। इसमें सिर्फ 2 अल्फा एच होंगे, सिर्फ 2 अल्फा एच, और यहाँ देखो अल्फा एच है भी नहीं, इसमें तो 3 मिथाइल लगे हैं ना। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, रेजो प्लस 1 अल्फा एच या 2 अल्फा एच? Rezo. क्लियर है? तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हो गया यहाँ, सेडजेफ, यस और नो? और ये इस केस में मेजर होगा। अल्कोहलिक TOH को कोई अंतर नहीं पड़ता, जो एल्कीन ज्यादा सुंदर होगा वो मेजर होगा। इस वाले केस में समझना। अब बताओ टर्सरी ब्यूटॉक्साइड को ये अंतर नहीं पड़ता है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उसको ये अंतर पड़ता है कि भाई ऐसा कौन सा हाइड्रोजन है जहां पे मैं इजिली पहुंच पाऊं। तो वो यहाँ इजिली पहुंच पाएगा या यहाँ, या आप खुद सोचो। बताओ बेटा कहाँ जाएगा, बीटा 1 पे या बीटा 2 पे? Beta 1. बीटा 1 दिस इज ऑलरेडी 3 डिग्री, और वो भी पता खतरनाक वाला 3 डिग्री। समझ गए? 2 टर्सरी ब्यूटाइल और वो खुद टर्सरी ब्यूटाइल, तो ये तो असंभव है। ठीक है, तो अब इसमें बीटा, तो यही आपका सेडजेफ होगा और यही हॉफमैन होगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। और पता आप किसी भी बच्चे से पूछना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेडजेफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉफमैन, वो ये कहता है पता क्या? देखो ये सेडजेफ है क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, ये अनस्टेबल है इसलिए हॉफमैन है। भाई ये हॉफमैन है बिकॉज ये बना है ऐसे हाइड्रोजन को निकाल के जो लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड है। ये सेडजेफ है क्यों? क्योंकि ये ऑल पॉसिबल ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा स्टेबल था। बेटा समझ गए ना? ये आप एक एक लाइन में ये डेफिनेशन लिख लो। ड्यूरिंग E2 रिएक्शन सेडजेफ वो प्रोडक्ट होता है जो अवेलेबल ऑप्शंस में बेस्ट हो, अवेलेबल ऑप्शंस में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो, अवेलेबल ऑप्शंस में जितने भी अल्कीन हो उनमें सबसे ज्यादा, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी का हो। वो होगा रेजो ज्यादा हो तब, या फिर जब अल्फा एच ज्यादा हो तब। और हॉफमैन वो होता है जो लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड वाले हाइड्रोजन को उठा के बनाता है,
among all the options. बेटा समझ गए? समझ आ गई बेटा बात ये? Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट देखो, बेटा देखो जरा ध्यान से, एक बहुत ही तगड़ी बात बता रहा हूँ। CH3 CH CH2 CH3 और इसमें जो लीविंग ग्रुप है, जो लीविंग ग्रुप है, जो लीविंग ग्रुप है, that can be F, that can be SR2 plus, that can be NR3 plus, that can be NHR2 plus, या हाइड्रोजन ना रखो, ठीक है, और साइनाइड टाइप का, बेसिकली पुअर लीविंग, मतलब नॉट पुअर, पुअर नहीं बोल सकते हैं, लीविंग ग्रुप which are having a strong bond with carbon, or leaving group ability is less or slightly better as base, slightly better base than Cl minus, Br minus और I minus। देखो बेटा ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सीधी सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, फ्लोरीन लीविंग ग्रुप हो, Sr2 प्लस हो, NR3 हो, साइनाइड हो। देखो ये क्यों लिए, बिकॉज बेटा जब ये निकलेगा F तो क्या बनेगा F माइनस। बताओ बेटा HF कैसा बेस, HF कैसा एसिड होता है, वीक, बोलो HF कैसा एसिड है, वीक, तो F माइनस भी आपका वीक बेस होगा, बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसकी बेसिसिटी 0 हो। अरे F माइनस इक्विलिब्रियम में होगा ना HF के, F माइनस एंड HF विल बी इन इक्विलिब्रियम ना, तो ठीक ठाक बेसिसिटी, थोड़ी बहुत बेसिसिटी तो होगी उसकी, थोड़ी बहुत तो होगी ना बेसिसिटी। Yes, sir. और Sr2 जब निकलेगा और जब NR3 निकलेगा, अमोनिया से भी अच्छा बेस होगा ये तो NR3। तो इनमें जब हल्की फुल्की क्या हो, बेसिक स्ट्रेंथ, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो लीविंग ग्रुप एबिलिटी होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होता है। मैंने आपको बताया था कि निकल के जो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए वो अच्छा लीविंग ग्रुप, और निकल के ये सब बेस का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े से कंप्रोमाइजिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लीविंग ग्रुप नहीं है यार, प्लस चार्ज कैरी कर रहे हैं, लीव तो करेंगे, बट इनकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी ClBr I माइनस से थोड़ी सी कम होगी, बोलो, क्योंकि यार Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो उनको सॉल्यूशन में जाने के बाद उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो तो हाईली स्टेबलाइज्ड है। बेटा क्या HCl और Cl माइनस में इक्विलिब्रियम होता है? आप पानी में HCl डालो, भूल गए कौन HCl, H प्लस अलग, Cl माइनस अलग, और Cl माइनस की कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि वो दोबारा H प्लस के पास जाए भी। क्लियर है? वही होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वही होते हैं जो पानी में डालने के बाद H प्लस देने के बाद फर्दर उनमें वो वापस H प्लस ना ले, और वीक वो होते हैं जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर ले। सो दीज आर स्लाइटली बेसिक, और अगर बेसिक है तो ये सॉल्यूशन में जाके हरकत करेंगे, तो जब ये हरकत करेंगे तो इनकी थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी होगी तो इट मींस ये थोड़े से अनस्टेबल है, तो फिर ये क्यों लीव करेगा। तो अगर रिलेटिव लीविंग ग्रुप एबिलिटी देखो तो इनकी थोड़ी सी कम होती है। ये बात समझ गए बेटा? बोलो, अरे बोलो भाई,
Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब देखो, अब बेटा आपने, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि जब बेस आता है तो हाइड्रोजन के निकलने का रेट और लीविंग ग्रुप के निकलने का रेट बराबर होता है। अब अगर लीविंग ग्रुप के निकलने का रेट ऑर्डिनरी केस में Cl माइनस Br के केस में आइडियल है, मैंने क्या बोला था, आइडियल E2 कब होगा, जब बिल्कुल भी नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट ना हो। अब यहाँ देखो बेटा, ये वाला अब समझना ध्यान से, और मैं बता रहा हूँ ये कहीं नहीं लिखा होता है, सब रट लेते हैं और भयंकर गलत तरीके से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहीं नहीं होती। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली बात बता रहा हूँ। अब बेटा यहाँ पे अगर मैंने अल्कोहलिक क्यूएच डाला, क्या डाला, अल्कोहलिक क्यूएच, इट्स अ क्लासिकल E2 कंडीशन, अल्कोहलिक क्यूएच है, लीविंग ग्रुप है, थोड़ा सा खराब लीविंग ग्रुप है बट लीविंग ग्रुप तो है। तो नाउ वी हैव 2 बीटा ऑप्शन, दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा, क्लियर बेटा। अब अगर यहाँ पे FClBr होता, FClBri होता बेटा, तो कहां से प्रोडक्ट बनता बताओ, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनता, बीटा 1 वाला या बीटा 2 वाला, बोलो। बीटा 1 वाला। बीटा 1 वाला, और वो कहलाता सेटजेट प्रोडक्ट। उसमें ऐसा क्यों होता था, उसमें ऐसा इसलिए होता था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा है। कि हमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बनाना है। ठीक है, अब समझो ध्यान से। अब बेटा क्या होता है कि जो ये लीविंग ग्रुप है, ये जितना परसेंट, अब समझना, अब गेम समझना, अब ये थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग हो गया, और कौन कौन से कंप्रोमाइजिंग होते हैं आपको ये 3 जानने की जरूरत है, मैं और क्लियरली बता दूं। आप कभी पूरे अपने 1-1.5 साल के टेन्योर में इनके अलावा ऐसा कोई लिविंग ग्रुप नहीं देखोगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाए, दैट इज फ्लोरीन, दैट इज Sr2+, ये सीधा सीधा यहाँ लगा होगा। तो बेटा इन केस में क्या होता है कि अब ये देखो, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये तो बीटा 1 बीटा 2 दोनों से क्या करेगा, दोनों से हाइड्रोजन पिकअप करेगा। अब बेटा क्या होता है, लीविंग ग्रुप कमजोर होने से ये उतना नेगेटिव चार्ज, जैसे ये बॉन्ड मान लो 50% टूटा, लेट्स डिस्कस अबाउट बीटा 1 ओनली, ठीक है। ये बेटा अगर बॉन्ड 50% टूटा तो आइडियली क्या होना चाहिए था, परफेक्ट I2 कब होगा, जब ये बॉन्ड 50% बन जाए और ये बॉन्ड तुरंत 50% टूट जाए। अब होता क्या है, इन 3 के केस में ये बॉन्ड अगर 50% टूटा तो हो सकता है 30%। इन 3 केस में बेटा, इन 3 केस में मैं काम की बात लिख दे रहा हूं, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is greater than rate of removal of X। ये बात समझ आई। और अगर बेटा ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो बताओ ट्रांजिशन स्टेट आइडियल होगा या उसमें अब नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा, बोलो बेटा। आइडियल होगा या उसमें नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा, नेगेटिव दिखेगा, दिखने लगेगा। आप ऐसे सोचो बेटा, ऐसे सोचना जरा, आप ऐसे सोचो, मान लो आपको डेली 1 लाख रुपए मिलता है और जैसे ही मिला आप तुरंत उसको किसी को दे देते हो, आप ऐसा काम करते रहते हो इनफाइनाइट टाइम तक, तो बेटा क्या कभी ये कोई देख पाएगा कि आपके पास पैसे हैं, आपने लिया और वापस कर दिया, तो आपके पास पैसा तो कभी नहीं होगा ना। बट अगर आप 1 लाख ले रहे हो डेली और आप वापस दे रहे हो 80,000, तो फिर आपके पास 20-20 हजार एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अब अगर कोई बाहर से देखने वाला होगा वो ये देख लेगा ना, बाहर से देखने वाला क्या, पॉजिटिव चार्ज ले वो सूंघ लेगा कि आपके पास नेगेटिव चार्ज है, यस और नो। अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो कैसे पता चल जाएगा, वो तो सामने पॉजिटिव रख दो आप, वो जाके अट्रैक्टेड होगा। और अगर मान लो आप 1 लाख का 1 लाख देते जा रहे हो, इट मीन्स वहां पे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टेड ही नहीं होगा। तो अब ये केस बन जाता है बेटा कैसा, जब जब मैं अब देखो अब क्या बोल रहा हूँ, ये एक बेटा ऐसा E2 रिएक्शन है जो आइडियल नहीं है। क्या बोला मैंने, ये एक ऐसा E2 रिएक्शन है जो आइडियल नहीं है। इसकी ट्रांजिशन स्टेट में बेटा क्या एक्युमुलेट होगा, क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। अब मेरे को बताओ बेटा नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा सुंदर होगा, यहाँ पे ज्यादा सुंदर होगा या यहाँ ज्यादा सुंदर होगा, थोड़ा सा टाइम लो, सोच के लो। नेगेटिव चार्ज बीटा 1 पे ज्यादा अच्छा होगा या बीटा 2 पे होगा, सोच के बताओ। बेटा कार्बकेटाइन कहाँ ज्यादा अच्छा होता था, 1 डिग्री पे या 2 डिग्री पे,
2 डिग्री। कार्ब कैटाइन बोलो। कार्ब कैटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये था ना सर 3 फिर 2 फिर 1। ये होता ना कार्ब कैटाइन 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल। यस और नो? यस सर। तो नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? उल्टा। अरे जो मिथाइल डिफिशियंसी को स्टेबलाइज कर रहा है वो रिचनेस को तो क्या करेगा? जो रिच होंगे उनको तो डीस्टेबलाइज करेगा ना। यस तो सर। यस कार्ब कौन सा अच्छा होता है? कार्ब कैटाइन होता है 3 डिग्री अच्छा, और कार्बेनाइन कौन सा होता है? जो लेस डिग्री का हो। तो बताओ किस जगह का हाइड्रोजन उठाना यहाँ पे ज्यादा प्रेफर्ड हो जाएगा? बीटा 2। बीटा 2। बीटा 2। अब कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज हॉफमैन, या कुछ लोग कहते हैं पता है बेटा, समझना मतलब समझना, अभी जो आपने क्वेश्चन जो आपका जिसने फ्रेम करा है ना उसने भी गड़बड़ करा थोड़ा सा। उसने Sr2 प्लस Nr3 प्लस क्लोरीन दिया है, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर ये है, अगर ये है, ठीक है, अगर ये है, ये लीविंग ग्रुप अगर है, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब बताओ नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल? भाई बीटा 1 बीटा 2 में से ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव बना के पार्शियल नेगेटिव हल्का सा, और इसको निकाल दो। मैकेनिज्म तो E2 है, एक ही स्टेप में होगा, बट हल्का सा नेगेटिव चार्ज आने की वजह से उसका पाथ, उसका मैकेनिज्म चेंज हो गया। तो अब बताओ बेटा इस केस में क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा? CH2 CH CH2 CH3, तो यही बनेगा। बोलो, अरे बताओ भाई। यस सर। और ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा माइनस? अब कुछ लोग पता क्या रट लेते हैं, सुनो। होता क्या है, पढ़ाई लिखाई करना भी कई बार नेगेटिविटी हो जाता है। बच्चे रट लेते हैं फ्लोरीन Sr2 प्लस Nr3 प्लस के केस में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है। आओ जरा, बनाओ बेटा प्रोडक्ट दोनों के मेजर प्रोडक्ट बनाओ। PH PHH CH CH3 tertiary butoxide and alcoholic beverage। बेटा देखो दिस इज अल्फा। हॉफमैन बनेगा ना सर दोनों के लिए? बेटा ये बिल्कुल बेकार आंसर होता है। हॉफमैन सेट जैप, ये कोई मतलब बीटा नहीं। वन बीटा वन बीटा वन। ये देखो बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, ठीक है। अब बताओ इस केस में कौन सा बनेगा? फ्लोरीन है, नॉर्मल बेस है, ये सब जगह जा सकता है, बट इन दोनों का कौन सा मैकेनिज्म होने लगता है बताओ? बीटा This वन। is a relatively poor leaving group, so this will be according to more stabilized negative charge, yes or no? और नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबलाइज होगा, यहाँ या यहाँ? ऑब्वियसली बात है, यहाँ दो फिनाइल का भाई डिलोकलाइजेशन है। अरे यस सर। यस सर। ये रेजोनेंस देखो ना, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? बीटा 2 पर ज्यादा स्टेबल है ना? तो इस केस में क्या आएगा? ये मेजर आएगा।
क्लियर है? और इस केस में बताओ क्या देखना होता था? इस केस में क्या देखना होता था? हाईवे वाला वे, लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड। अब बताओ लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड कौन है, ये या ये? बीटा बीटा 1। यस और नो? अरे Yes, बताओ sir. भाई, समझ आ रहा है? Yes, sir. लोग पता क्या करते हैं, इसको सब एक ही समझते हैं, जबकि देखो सबका अलग अलग काम है। समझ आ रहा है ये सब? यस सर। नोट कर लो इसको। क्वेश्चंस दिख रहा है ये? देखो यहाँ नाइट्रोजन प्लस है, नाइट्रोजन प्लस की 4 वैलेंसी होती है, मालूम होगा ना? अरे नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकल गया तो 4 बचे ना। नाइट्रोजन प्लस की 4 वैलेंसी होती है। इसमें अल्कोहलिक KOH हीट कर दिया और Ag2O भी बेस का काम यहाँ करता है, उसके साथ हीट कर सकते हो। और मोइस्ट Ag2O, कुछ भी करो, बेस अगर कोई है, मेटल ऑक्साइड है तब भी। चलो अब समझो बेटा। बेटा ये कहीं से भी लीक कर सकता है। देखो अगर ये यहां से टूट रहा है तो NR3 हो गया, बोलो। अरे चारों तरफ से टूट सकता है ना ये। यस सर। Yes, sir. तो देखो नाउ अब इसको अगर ये लीक करना है तो ये अल्फा है, अगर ऐसे लीक करना है तो ये अल्फा है, अगर ऐसे लीक करना है तो ये अल्फा है, और ऐसे लीक करना है तो ये अल्फा है। ये क्या हो जाएगा? बीटा 1। ये क्या हो जाएगा? बीटा 2। ये क्या हो जाएगा? बीटा 3। और यहाँ बीटा है नहीं। अब बताओ इसके पास कितने बीटा ऑप्शन है? बेटा 3 बीटा ऑप्शन है, बोलो। और इसका मैकेनिज्म, जब NR3 प्लस लीविंग ग्रुप हो, जब कहीं NR3 को निकलना होता है बेटा, तो उसका मैकेनिज्म का पाथ क्या होता है? E2 तो होता है, बट E2 कैसा होता है? डिफरेंट रेट वाला। मतलब वहां पे गेन किसका होता है? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। अब बताओ मेरे को, नेगेटिव चार्ज यहां ज्यादा स्टेबल बनेगा। दिस इज 3 डिग्री, यस और नो? दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। बताओ नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा सुंदर होगा? बोलो बेटा। Beta 3. बीटा बीटा 3। 3। ठीक है, तो ये H आपका, ये H ऐसे आएगा और इसको लीव कर देगा। क्या बनेगा? यहाँ देखो, ये एज इट इज रख दो। CH3 CH CH3 CH2 N CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस आपका कौन सा एल्किन बनेगा? CH2 डबल वन CH2। बेटा ये बात समझ आई क्या सभी को? बोलो। Yes, sir.
तो मैंने आपको सेम रिएजेंट में 3 तरीके की बातें बता दी। अच्छा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो या ऐसा हो, देखो एक केस और होता है जो एक्चुअली में मिस हो गया। मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल है सबस्ट्रेट में अगर टर्सरी ब्यूटाइल है तो फिर पीछे वाला बनने लगता है, समझ गए? तो इसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है? इतना समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्लास का मैं अब एक बार टाइमिंग भेजूंगा, इस बार थोड़ा चेंज होगा, ठीक है? मैं देख के भेज दूंगा अभी, लेकिन बेटा E1 E2 के प्लीज क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और आपका पेपर बिल्कुल, अब वो क्वेश्चन जो छोड़ा था ना अपन ने 35, वो अब एक बार करके देख लो, हो जाएगा, ठीक है? वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। चलो Yes, फिर sir. मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है?